Hello everyone, this is Silky Khanna. So we would be starting with statistics now. तो देखिए स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल और हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, बट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर तो फॉर्मूला रट लिया और लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, वो सॉल्व कर दिया तो काम खत्म। लेकिन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन में हमारा फोकस लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे नहीं होगा। हमारा फोकस होना चाहिए है किसी भी टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, शॉर्टकट फार्मूलाज क्या है जिनसे ट्रिकी क्वेश्चंस लगाए जा सके, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है। इन सब चीज़ों को जब हम समझ पाएंगे तब हम जो है MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सो स्टैटिस्टिक्स में हमारा फोकस रहना चाहिए किसी भी टॉपिक के अजम्पशंस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, शॉर्टकट फार्मूलाज जो डिराइव होते हैं उस पे, और ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें सीखना है। ऑल्दो हर एक टॉपिक के साथ मैं आपको जब फॉर्मूला पढ़ाऊंगी तो मैं लेंदी क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व करके दिखाऊंगी। दैट इज़ जस्ट फॉर गिविंग यू क्लैरिटी। अदरवाइज हमारा फोकस जो है लेंदी क्वेश्चंस पे नहीं, बल्कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्टकट फार्मूला से लगाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे और प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए है। सो लेट्स सी व्हाट टॉपिक्स वी वुड बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। बेसिक कंसेप्ट्स, लेवल्स ऑफ डाटा मेजरमेंट एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो बहुत ही बिगनर लेवल से, बहुत ही बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन हम हायर लेवल तक जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, द बेसिक टर्म्स विच यू शुड नो। तो सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इनके बीच का क्या डिफरेंस है। सो प्राइमरी डाटा इज द फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर और एनालिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। प्राइमरी डाटा जो है वो होता है जो कोई भी व्यक्ति खुद से कलेक्ट करता है अपनी रिसर्च के लिए या अपने एनालिसिस के लिए, और जब वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा का इस्तेमाल करता है तो वो डाटा जो किसी दूसरे ने कलेक्ट किया था वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। सर्वेज, पोल्स, इंटरव्यू, डेल्फी टेक्निक, फोकस ग्रुप्स, ये सारे प्राइमरी डाटा के एग्जाम्पल हैं। एक एक को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। हमने अक्सर ये शब्द सुना है सर्वे और पोल। हमें पता है इन दोनों में ही क्या होता है, इन दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑडियंस से। सो व्हाई आर दीज टू नेम्ड डिफरेंटली, इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, क्या कोई डिफरेंस है? येस, देयर इज अ डिफरेंस। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो पोल कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि बताइए आपने जो है कौन सी पार्टी को वोट दिया है, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एक सवाल किया जाता है, तो ये होता है पोल। पोल में यूजुअली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑडियंस से, और सर्वे उसको बोला जाता है जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस जो है अपनी ऑडियंस से पूछे जाते हैं, और उन मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ साथ जो है कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करी जाती है, जैसे कि नेम, एज, जेंडर, इनकम लेवल, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, एंड प्लस मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक आर आस्क्ड। सो सर्वे और पोल में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर देखिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जब हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है डिटेल्ड डाटा चाहिए है, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हम डिटेल्ड नॉलेज चाहते हैं, तब हम उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो अगर मैं खुद किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ, मैं खुद सर्वे कर रही हूँ, मैं खुद पोल कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए फर्स्ट हैंड डाटा है, प्राइमरी डाटा है। बट अगर मैं किसी और के द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरव्यू का डाटा इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी रिसर्च में, तो वो मेरे लिए फिर सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। डेल्फी टेक्निक, अच्छा यूजुअली होता क्या है कि जब सर्वेस किए जाते हैं, इंटरव्यू किए जाते हैं, तो जिसको डाटा कलेक्ट करना होता है, जिसको रिसर्च करनी होती है, वो यूजुअली जो है अपने इस्तेमाल के लिए ही डाटा कलेक्ट करता है, खुद से ही करता है, ताकि वो प्रॉपरली सामने वाले को समझ सके, जान सके, उससे क्वेश्चंस के आंसर निकलवा सके। डेल्फी टेक्निक क्या होती है? डेल्फी टेक्निक होती है जिसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है, वो डेल्फी टेक्निक है। ऑल्दो डेल्फी टेक्निक और फोकस ग्रुप में फ़र्क क्या है कि फोकस ग्रुप में आप लोगों को एक साथ बैठा देते हैं, आपने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में लोगों को बैठा दिया, वो लोग एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, वो लोग आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनसे आप जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे उनकी ओपिनियन मांगी जाती है ऑन वैरायटी ऑफ थिंग्स।
तो वो तो है फोकस ग्रुप, लेकिन इसमें बस ये कि सब साथ बैठे होते हैं, एक साथ सबसे ओपिनियन मांगी जाती है, डिस्कशन भी हो सकता है। बट डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स को साथ में नहीं बैठाया जाता है। डेल्फी टेक्निक में हर एक एक्सपर्ट को अलग अलग रखा जाता है और सबसे पर्सनली जाके उनकी ओपिनियन ली जाती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्राइमरी डाटा कलेक्शन के। सेकेंडरी डाटा की अगर हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज टाइम टू टाइम जो है डाटा कलेक्ट करती रहती हैं, तो वो जो है उसी डाटा के बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती हैं। अच्छा, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द प्राइवेट एजेंसीज, जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो भी जो है अपना खुद का डाटा कंपाइल करती है टू नो द स्टेटस ऑफ देयर रिकॉर्ड्स। उनके जो खुद के रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो खुद की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका स्टेटस जानने के लिए कंपनीज जो है खुद से भी रिपोर्ट्स डेवलप करती हैं। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट अगर कोई रिसर्च करती है या डाटा कलेक्ट करती है और रिपोर्ट तैयार करती है तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। इसके अलावा कंपनी की मिशन और विजन स्टेटमेंट, ये क्या होती हैं? ये कंपनी की स्टेटमेंट्स होती है जिसमें कंपनी जो है ये बताती है कि वो फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स वो अडॉप्ट करेंगे, उनकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उनका प्रोसेस क्या होगा वहाँ तक पहुँचने का। सो बेसिकली किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, ठीक है, और फ्यूचर प्लान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो विजन और मिशन स्टेटमेंट में आती हैं। एंड इंटरनेट सेकेंडरी डाटा का सबसे बड़ा सोर्स है आजकल इंटरनेट। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वी सिंपली राइट इट ऑन गूगल, गूगल हमको सर्च करके देता है। सो बेसिकली किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के द्वारा डाटा कलेक्ट करके बनाई गई रिपोर्ट्स, प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा जो है डाटा कलेक्ट करके बनाई गई रिपोर्ट्स, कंपनीज की विजन और मिशन स्टेटमेंट, कंपनी के जो फ्यूचर गोल्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज वगैरह हैं, उनके बारे में जानना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा डाटा है, इन सब का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब वो सेकेंड हैंड डाटा इस्तेमाल कर रहा है, ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। द डाटा विच हैज़ बीन कंपाइल्ड कलेक्टेड बाय समवन एल्स, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। सो वेरिएबल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है? वेरिएबल शब्द में ही क्या आ रहा है? वेरी। वेरी मतलब समथिंग विच कैन चेंज वैल्यूज, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, विच कैन वेरी, ठीक है। सेकेंड थिंग, वेरिएबल डाटा जो होता है वो यूजुअली क्वांटिटेटिव डाटा होता है विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जैसे कि वेट, हाइट, इनकम, एज, बच्चों का स्कोर क्या है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये सब वेरिएबल डाटा है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर्स की फॉर्म में बताया जा सकता है, और इनकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट तो रहती नहीं है, चेंज होती रहती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं उसकी, किसी की भी इनकम है, किसी की भी एज है, दीज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, तो ये वेरिएबल है। सो वेरिएबल मतलब द वैल्यू विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड it is possible to represent such data numerically। आप न्यूमेरिकली नंबर्स में इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट जो है उसमें आप डाटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इट इज क्वालिटेटिव डाटा। फॉर एग्जाम्पल आपको लोगों का बिहेवियर चेक करना है, वो कितने एथिकल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, आपको ये चीज़ चेक करनी है। तो इस चीज़ को आप जो है कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते हैं कि ये आदमी 10 नंबर ऑनेस्ट है, ये आदमी 9 नंबर ऑनेस्ट है, ऐसे कोई नंबर्स आप असाइन नहीं कर सकते हैं। सो किसी का भी एटीट्यूड, उसकी प्रेफरेंसेस, लोगों की लाइकिंग, लोगों का बिहेवियर, उनका ऑनेस्टी लेवल, उनका माइंडसेट, ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर रिसर्च करी जाए, ठीक है, तो आप जो है न्यूमेरिकली डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास क्वालिटेटिव डाटा आएगा और उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर। सो द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब पॉपुलेशन का सीधा मतलब अक्सर लोग निकाल लेते हैं, पॉपुलेशन मतलब हमारे देश की जनता, नहीं। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब आपकी देश की जनता से नहीं है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। क्या मतलब होता है फिर? लेट्स से मुझे रिसर्च करनी है इस चीज़ के ऊपर कि किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स या क्या क्या हेल्थ मेजर्स जो हैं वो डिप्लॉय करे गए हैं। तो अगर मुझे इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है तो मैं डाटा किससे कलेक्ट करूंगी? फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स से, फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर्स से, ऑफिस में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज शायद मुझे फैक्ट्री के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाए,
स्कूल जाने वाले बच्चे हो सकता है इस बारे में कुछ नहीं बता पाए, घर पे जो ओल्ड एज पीपल बैठे हैं हु आर नॉट वर्किंग वो भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। मुझे अगर जो है किसी भी फैक्ट्री के सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स के बारे में जानना है वर्कर्स के प्रति, तो मुझे उसी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मेरी पॉपुलेशन कहलाएंगे। जिन लोगों का इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे, घर पे बैठे हुए वृद्ध लोग, ओल्ड एज पीपल, ठीक है, और या फिर जो है आप समझिए जो बहुत ही हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो टॉप पोजीशंस पे काम करते हैं, वो फैक्ट्री के बारे में इतना नहीं जानते कि फैक्ट्री की ग्राउंड पोजीशन क्या है, तो उन लोगों से डाटा कलेक्ट करना बेकार होगा। सो पॉपुलेशन का मतलब है वो टारगेट लोग जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो जिस विषय के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में हमें जो है जिन लोगों से डाटा कलेक्ट करना चाहिए है, या कह लीजिए जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो लोग हमारी पॉपुलेशन कहलाते हैं। सो किसी भी फैक्ट्री के हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के बारे में जानकारी के लिए हमें जो है भारत की, लेट्स से हम इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं, सो इंडिया की सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स और सुपरवाइजर्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन हुए। बट इज इट पॉसिबल कि इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले हर एक वर्कर और सुपरवाइजर से डाटा कलेक्ट किया जा सके, सर्वे किया जा सके? इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल मतलब हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन थी उसमें से हम जो है कुछ को सेलेक्ट करेंगे और उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उनका सर्वे करेंगे या उनसे क्वेश्चनर भरवाएंगे या पोल करेंगे, वट एवर इज रिक्वायर्ड। सो सैंपल का मतलब है हमारी जो पूरी टारगेट पॉपुलेशन थी उसको क्योंकि हम कवर नहीं कर सकते हैं, वो आउट ऑफ रीच है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस कॉस्टिंग भी लगती है जब डाटा कलेक्ट करा जाता है। सो इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए पूरी टारगेट पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से से डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सैंपल। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, नॉर्थ एरिया की 2 फैक्ट्रीज ले ली, साउथ की 2 फैक्ट्रीज ले ली, ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल की 2 फैक्ट्रीज ले ली। सो टोटल 10 फैक्ट्रीज ले ली मैंने इंडिया में, और उन 10 फैक्ट्रीज में मैंने हर एक फैक्ट्री में जाके 100 वर्कर्स का सर्वे किया, तो वो मेरा सैंपल हो गया। बट जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है टारगेट पॉपुलेशन को। मैं सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ यूपी की फैक्ट्रीज ले लूँ, नॉर्थ की फैक्ट्रीज ले लूँ और वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका सर्वे कर दूँ, तो मैं पूरी इंडिया की फैक्ट्रीज में जो हेल्थ कंडीशंस है वर्कर की या जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने तो डाटा कॉन्सेंट्रेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया से कलेक्ट किया। सो हमेशा याद रखिएगा डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उसको प्रोपोर्शनेट रखना चाहिए, बैलेंस्ड रखना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए हमारा सैंपल जो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। अगर मैं 2 फैक्ट्री नॉर्थ एरिया की ले रही हूँ, 2 साउथ की ले रही हूँ, 2 सेंट्रल की ले रही हूँ, 2 ईस्ट इंडिया की ले रही हूँ, 2 वेस्ट इंडिया की ले रही हूँ, इन दैट केस मैं पूरे इंडिया के लगभग सारे एरियाज को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कवर कर रही हूँ, तब मेरे पास जो सैंपल आएगा, जो डाटा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को। नेक्स्ट वी हैव द टर्म पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो पैरामीटर का मतलब है, ठीक है, अ नंबर और अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है या डिस्क्राइब करती है पूरी पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन का मतलब अगेन जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। तो जब हम पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं, अब आप सबसे पहले सोचो क्या कोई भी ऐसा केस है जहां पर पूरी टारगेट पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जा सके? यस। एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जानना है, एक स्कूल है, वो स्कूल जो है अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे कर रहा है, उनको जानना है कि हमारा 12th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट कैसा जाएगा। तो उनके यहाँ 12th क्लास के 4 सेक्शन है, ठीक है, उन चारों सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे और टीचर्स का सर्वे किया गया। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इजी, भाई 4 ही सेक्शन है, एक सेक्शन में लेट्स से 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टोटल 200 ही तो हुए 4 सेक्शन में। तो 200 बच्चों का तो आप सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू भी ले सकते हो, क्वेश्चनर भी भरवा सकते हो, इट इज़ ईजी। सो 4 क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स, उनका सर्वे किया गया। तो यहाँ पर आपने जो है आपका जो रिसर्च टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लिया, ठीक है। अब आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे, जो कंक्लूजन्स आएंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने पर आपके पास रिजल्ट्स आए थे। और यहीं अगर हम सैंपल ले लेते हैं और सिर्फ सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो कंक्लूजन्स आते हैं या जो भी स्टैटिस्टिकल नंबर्स हम डिराइव करते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ हम डिराइव करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल लगा के, उनको फिर स्टैटिस्टिक बोला जाता है। सो स्टैटिस्टिक क्या है, कोई भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू
ठीक है, जो कि सैंपल को डिस्क्राइब करती है। और पैरामीटर क्या है? कोई भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है। पूरी पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल लगा के आपके पास जो वैल्यू आई वो पैरामीटर कहलाएगी। सिर्फ और सिर्फ सैंपल से डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने स्टैटिस्टिकल टूल लगा के जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाली वो आपका स्टैटिस्टिक कहलाएगी। सो दिस इज पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है आपने जिस ग्रुप के बारे में डाटा कलेक्ट किया है, आप उसी ग्रुप के बारे में अपना कोई कंक्लूजन दे रहे हैं। कंक्लूजन ऑब्वियसली हम लोग कैसे देते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के। रिसर्च में जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस, अनोवा, दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल टूल्स जिनको लगा के हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि आपने जिस ग्रुप के बारे में डाटा इकट्ठा किया था उस ग्रुप के बारे में आप अपना कंक्लूजन बता रहे हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं? इन्फरेंस यानी कि अनुमान लगाना। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं? अपनी पूरी टारगेट पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट फीजिबल, प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़। तो आप सिर्फ और सिर्फ सैंपल से डाटा इकट्ठा करते हैं, और सैंपल से डाटा इकट्ठा करने के बाद उस पर स्टैटिस्टिकल टूल लगा के जो भी कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, आप उससे अनुमान लगाते हैं, इन्फरेंस लगाते हैं पूरी टारगेट पॉपुलेशन के बारे में, तो उसको बोला जाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल वही फैक्ट्रीज वाला केस ले लो जो हम पढ़ रहे थे। मैंने इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज थी सारी फैक्ट्रीज में जाके वर्कर्स का सर्वे किया और तब कोई कंक्लूजन दिया, तो वो कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मैंने पूरी टारगेट पॉपुलेशन से डाटा इकट्ठा किया है और उसी टारगेट पॉपुलेशन के बारे में मैं कंक्लूजन दे रही हूँ, सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? इंडिया में हजारों फैक्ट्री हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था मैं हजारों फैक्ट्रीज में जाके डाटा इकट्ठा करूँ, तो मैंने क्या किया? टोटल इंडिया के हर एक हिस्से से दो फैक्ट्रीज ले ली, टोटल 10 फैक्ट्रीज में सर्वे किया। उन 10 फैक्ट्रीज के सर्वे के आधार पर जो मेरे पास डाटा आया उस पर मैंने स्टैटिस्टिकल टूल लगाए और कंक्लूजन निकाला। लेकिन उस कंक्लूजन के आधार पर मैं जो अपनी राय बना रही हूँ, जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ, जो कंक्लूजन दे रही हूँ, वो इंडिया की सारी फैक्ट्रीज में हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के बारे में दे रही हूँ, तो वो कहलाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि 10 फैक्ट्रीज जो हमारा सैंपल थी उनसे जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया डाटा के थ्रू, उस कंक्लूजन को हम अप्लाई कर रहे हैं भारत की सभी फैक्ट्रीज पे, तो वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का एग्जाम्पल हुआ। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है हम बहुत बेसिक चीजें समझेंगे। पहले सबसे पहली चीज तो ये कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा सेट है, आपको मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। आपको उस डाटा सेट में नंबर्स दे रखे हैं 1, 5, 7, 8, 9। ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि डाटा सेट में कोई भी नंबर या कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है। देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर इन पांचों नंबर की फ्रीक्वेंसी है 1। 1 नंबर भी एक बार आया, 5 नंबर भी एक बार आया, 7 नंबर भी एक बार आया, 8 भी एक बार आया, 9 भी एक बार आया, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी के अलावा ऐसे लिखूं मैं अगर 1, 5, 5, 7, 8, 9। अब यहाँ पे केवल एक नंबर ऐसा है 5 जो कि 2 बार आया है, मतलब रिपीट हुआ है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। बाकी सारे नंबर एक एक बार आए हैं, 5 नंबर 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो क्या इसके लिए मुझे टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं, इंडिविजुअल सीरीज ही रहने दो। लेकिन अगर डाटा सेट हमारा इस प्रकार का है 1, 1, 1, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, अब यहाँ पे लगभग हर एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है।
सो अब जो है हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 लिखा और 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 5 लिखा 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 7 लिखा 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 8 लिखा 8 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और 9 लिखा 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। तो इस तरीके से जब हम इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तब पहली बात तो वो कहलाएगा ग्रुप्ड डाटा। अगर हम सिंपली ऐसे ही लिखे रहने, जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज लिखी हुई है, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है, हमने ग्रुपिंग नहीं करी है, हमने फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं लिखी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट रेपिटेटिव, एक एक बार ही आ रहे हैं। लेकिन जब ज़रूरी नहीं है कि सारे, बट ऑलमोस्ट सारे नंबर्स जो है काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरीके से इंडिविजुअली उनको नहीं लिखना चाहिए है, बल्कि उनको ग्रुप कर देना चाहिए है। वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो चीज़ उनकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी। सो ये आ गया टैबुलर फॉर्म का डाटा। अब इसमें जो है x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइटम को या ऑब्जर्वेशन को या फेनोमेनन को, ठीक है। सो लेट्स से इस एग्जांपल में x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन एन ईयर, कि भारत के डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, कितने कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। सो नंबर 1 मतलब एक एक्सीडेंट कितने स्टेट्स में हुआ, 5 स्टेट्स, 5 इज द फ्रीक्वेंसी। तो एक एक्सीडेंट कितने स्टेट्स में हुआ, 5 स्टेट्स में। 2 एक्सीडेंट कितने स्टेट में हुए, 7 स्टेट्स में। 3 एक्सीडेंट्स जो है वो कितने स्टेट्स में हुए, 10 स्टेट्स में। और 4 एक्सीडेंट कितने स्टेट में हुए, 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 4 एक्सीडेंट हुए हैं। सो इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में समराइज करके डाटा लिखा जा सकता है। तो ये तो है फ्रीक्वेंसी, जो ये बताती है कि ये जो आइटम है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। फिर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेशन का मतलब क्या है, एडिशन, एग्रीगेट। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 5 फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का, फिर जब नेक्स्ट वाला लिखना होगा तो उसमें एडिशन होता जाएगा पहले वाले का। जैसे ये 7 था, 7 से पहले 5, एडिशन हो जाएगा 7 + 5 12। फिर जो है नेक्स्ट नंबर जो होगा 10, वो ऐड हो जाएगा 12 + 10। फिर ये जो 22 है इसमें 2 ऐड हो जाएगा, दैट इज 24। बट ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि एक एक्सीडेंट जो है कितने स्टेट्स में हुआ सॉरी, फ्रीक्वेंसी भी 5 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 है। 2 एक्सीडेंट या 2 से कम एक्सीडेंट कितने स्टेट्स में हुए, 12। ये जो नंबर 7 है ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि 2 एक्सीडेंट कितने स्टेट में हुए, 2 एक्सीडेंट 7 स्टेट्स में हुए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 एक्सीडेंट या 2 से कम एक्सीडेंट, मतलब 2 एक्सीडेंट या 1 एक्सीडेंट कितने स्टेट्स में हुए, 7 + 5 12। सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, वी शुड नो द लॉजिक कि रिप्रेजेंट क्या हो रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। फिर देखिए जब ये 3 आ गया, ठीक है, अब अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो हमें ये बता रही है इस लेवल पे कि 3 एक्सीडेंट या 3 से कम, यानी कि 2 और 1 कितने स्टेट्स में हुए। तो 3 एक्सीडेंट या 2 एक्सीडेंट या 1 एक्सीडेंट कितने स्टेट्स में हुआ है, 10 + 7 + 5 दैट इज 22। और ऐसे ही 4 एक्सीडेंट वाले लेवल पे जब हम आ रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बता रही है कि 4 या 4 से कम एक्सीडेंट्स कितने स्टेट्स में हुए हैं। तो इन सबको ऐड कर दो, 5 + 7 + 10 + 2 दैट इज 24. So this is what cumulative frequency is representing. फिर देखिए इसको लिखा गया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क होता है कि आइटम ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है। यहाँ पर बात हो रही थी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की, जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हुए। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, डेसिमल में तो नहीं हो सकता ना कि 1.5 एक्सीडेंट हुआ या 2.5 एक्सीडेंट हुआ, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उन आइटम्स के लिए, उन ऑब्जर्वेशंस के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट नंबर ले सकते हैं। उनकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट करी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट नंबर्स में रिप्रेजेंट करी जाती है, रेंज में कॉन्टिन्यूसली उनकी वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। इसके मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ किड्स इन अ फैमिली, किसी फैमिली में बच्चे कितने हैं, तो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4, 1.5 2.5 तो नहीं हो सकते, 1.5 2.5 3.5 तो नहीं होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ फैक्ट्री और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑफिस,
कितने हो सकते हैं? 10,000, 11,000, 12,000, 20,000, लेकिन 10,000 0.5 तो नहीं हो सकते ना। सो डेसिमल में तो वैल्यूज नहीं आ सकती। सो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं, ऐसे जो आइटम्स होते हैं, उनके लिए बनता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर x की जगह पे नंबर्स लिखे जाते हैं, रेंज नहीं लिखी जाएगी क्योंकि पूरी रेंज में वैल्यूज नहीं आ सकती। जबकि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं x वाली जगह पे नंबर्स नहीं, रेंज लिखी गई है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से ग्रुपिंग करी गई है। ये जो है ग्रुप्ड डाटा का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, यहाँ पे ग्रुपिंग करी गई है। क्यों? क्योंकि आप जिस फेनोमेनन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है, उस पूरी रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ क्लास के बच्चों का वेट क्या है, ठीक है? तो 0 to 10, भाई बच्चों का वेट 5.5 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, 15.5 भी हो सकता है। वेट कैन टेक एनी नंबर, तो इसीलिए इसको रेंज में लिखा गया है, इसकी रेंज में ग्रुपिंग करी गई है। इस तरीके के डाटा को हम कॉन्टिन्यूस डाटा बोलते हैं, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ तो वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 to 10 की रेंज में सिर्फ एक बच्चे का वेट है, 10 to 20 की रेंज में 3 बच्चों का वेट है, 20 to 30 की रेंज में 15 बच्चों का वेट है, और 30 to 40 की रेंज में 10 स्टूडेंट्स का वेट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी? अगेन ऐड करके, ये 1, फिर 1 + 3 4, फिर 4 + 15 19, और 19 + 10 29। बट अगेन यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 to 10 की रेंज में एक बच्चे का वेट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन 10, जो अपर क्लास लिमिट है ये 10, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन 10। 10 से कम कितने बच्चों का वेट है? एक। फिर जब हम आएंगे 10 to 20 वाली रेंज पे, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है कि 20 से कम कितने बच्चों का वेट है? 20 से कम, तो 10 से 20 के बीच में 3 बच्चे हैं, और 0 to 10 के बीच में एक बच्चा है। सो 20 से कम 3 + 1 4 बच्चों का वेट होगा। ऐसे ही जब नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि 30 से कम कितने बच्चों का वेट है। सो 30 से कम, तो जिन बच्चों का वेट 0 to 10 के बीच में, 10 to 20 के बीच में, वो 30 से कम ही तो हुआ, तो ऊपर वालों को भी ऐड कर देंगे, बाकी ये 20 to 30 वाला ले लेंगे। सो 15 + 3 + 1 दैट इज 19। ऐसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि 40 से कम कितने बच्चों का वेट है, तो ऊपर वाले सारे ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 + 15 + 10 दैट इज 29। सो आई होप इट इज क्लियर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है। दोबारा से मैं ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पर सिंगल नंबर्स दिए होते हैं, ज़्यादातर उसमें रिपीट नहीं होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कभी भी रिपीट नहीं हो। जैसे यहाँ पे था देखो 5 5 2, 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई 2-4 नंबर जो है 2-4 बार रिपीट हो भी रहे हैं तो भी ज़रूरी नहीं होता कि हर बार उनको टैबुलर फॉर्म में लिखा जाए। इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज भी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट जब मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड, जब ज़्यादातर सारे नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, तो बेटर होता है डाटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है? तो उस केस में इस तरीके से टेबल बना के फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी नंबर, कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या डिफरेंस होगा? डिस्क्रीट डाटा वो डाटा है, ठीक है, विच कैन नॉट टेक ऑन डेसिमल वैल्यूज। यूजुअली ये डेसिमल वैल्यूज जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती हैं। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें रेंज में हर एक वैल्यू पॉसिबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लीजिए। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल में वेट हो सकता है, बच्चों की हाइट हो सकती है, और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल इन एन एरिया, किसी भी एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है, एवरेज रेनफॉल कितनी है, ठीक है, वो भी जो है पॉइंट्स में हो सकती है। सो बेसिकली वो चीज़ें जो डेसिमल्स में हो सकती हैं, जो पूरी रेंज में कोई भी नंबर एक्वायर कर सकती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। उसके लिए इस तरीके से ग्रुपिंग करी जाती है। डिस्क्रीट जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर पॉसिबल है, डेसिमल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है इसी से रिलेटेड एक और चीज पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही आगे हम बढ़ाते हैं। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं उसको।
सो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका क्या डिफरेंस है देखो, नीचे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने जहाँ पर किसी भी क्लास में बच्चों के वेट की बात करी गई है और ऑब्जर्वेशंस दे रखी है। तो किसी बच्चे का वेट है 9, 10, 12, 13, 15, 15, 17, 18, 19, 20, ये वेट है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमने ग्रुपिंग कर ली 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19। अब आप देख सकते हैं गैप सब में सेम है। जब हम डाटा को ग्रुप करते हैं तो यूजुअली हम गैप सेम रखने की कोशिश करते हैं। सब में यहाँ पर 4-4 का गैप है। इसी डाटा को हम इस तरीके से भी ग्रुप कर सकते हैं। हमने 5-5 का गैप रखा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, दोनों ही सही हैं। दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा होगा, ये है 0 to 4, 4 पे खत्म हो रहा है और जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो 5 पे शुरू हो रही है, जबकि इस वाले में 5 पे ही खत्म हो रहा है और नेक्स्ट वाली लाइन 5 पे ही शुरू हो रही है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इस तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर अपर क्लास लिमिट जो है वो नेक्स्ट लेवल की लोअर क्लास लिमिट बन जाए, उसको हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बट इससे पहले ये समझ लो ये क्या होता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट होती है स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज, ये क्लास इंटरवल है। इसकी जो है स्टार्टिंग वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू 4। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, जो ये एंडिंग वैल्यू है इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 जो है वो लोअर क्लास लिमिट, 9 जो है वो अपर क्लास लिमिट। यहाँ पे क्या होगा, 0 लोअर क्लास लिमिट, 5 अपर क्लास लिमिट। फिर यहाँ पर इस वाले में 5 लोअर क्लास लिमिट, 10 जो है वो अपर क्लास लिमिट। 5 लोअर क्लास, 10 अपर क्लास। तो ये होती है क्लास लिमिट्स। जो भी रेंज आपने बनाई है, ठीक है, उसकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू वो लोअर क्लास और अपर क्लास लिमिट कहलाती हैं। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें एक रेंज की, एक क्लास इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट होती है वो दूसरे की लोअर क्लास लिमिट होती है। ये देखिए 5 5, यहाँ पे 10 10, 15 15। और जहां पर ऐसा नहीं होता है, ये देखिए इसकी अपर क्लास लिमिट है 4, अगले वाले की लोअर क्लास लिमिट है 5, तो यहां पर कॉमन नहीं है। ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्लास इंटरवल या क्लास साइज क्या होता है, ये जो रेंज हमने बनाई है इस रेंज के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल या क्लास साइज। जैसे यहाँ पर रेंज है 4 - 0 4, 9 - 5 4, तो इस वाले में जो रेंज है वो 4 है, क्लास इंटरवल कह लीजिए 4 है। और इस वाले में एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 5 - 0 5, 10 - 5 5, सो 5 इज द क्लास इंटरवल या कह लीजिए क्लास साइज। अब इसको जो है एक बारी बना के देखते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखी जाती हैं। ये देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखा है। सो पहली रेंज है 0 to 4, पहला क्लास इंटरवल है 0 to 4, 0 to 4 की रेंज में कुछ है ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी 0। फिर 5 to 9, तो 5 to 9 के बीच में एक ये है 9, तो ये आ गया 1। ठीक है, फिर जो है 10 to 14, सो 10 12 13, 3 नंबर आए, सो ये आ गया 3 फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 15 to 19, सो 15 15 17 18 19, सो 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का वेट 15 to 19 की रेंज में है। इस तरीके से हमने ऑब्जर्व करके फ्रीक्वेंसीज लिख ली। अब इस वाले में एक्सक्लूसिव वाले में देखते हैं, एक्सक्लूसिव को नाम एक्सक्लूसिव क्यों है और इंक्लूसिव का नाम इंक्लूसिव क्यों है। इंक्लूसिव वाले में जो अपर क्लास लिमिट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है काउंटिंग के टाइम पे, इसीलिए इसका नाम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 5 to 9 था तो ये 9 है, अपर क्लास लिमिट है, इसको काउंट किया गया, इसी वाले में काउंट किया गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 1, एक बच्चा है जिसका वेट 5 to 9 के बीच में है, एग्जैक्टली देखे तो 9 है। तो अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड किया गया काउंटिंग के टाइम पे। एक्सक्लूसिव वाली में एक्सक्लूड करना है, इंक्लूसिव वाली में अपर क्लास लिमिट इंक्लूड करी जाती है। याद रखना ये सब अपर क्लास लिमिट का खेल है, अपर क्लास लिमिट इंक्लूड करी जाती है। एक्सक्लूसिव वाले में अपर क्लास लिमिट जो है वो एक्सक्लूड करी जाती है, इसीलिए इनका नाम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए 0 to 5 तो कुछ है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी 0 आ गई। 5 to 10, 5 to 10 में अब आप देखो 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
यानी कि भले ही यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, काउंट करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 to 9 नंबर्स देखेंगे। सो ये रहा 9, तो ये आ गया 1। अब ये जो 10 है ये अगले वाले में इंक्लूड होगा, जब ये लोअर क्लास लिमिट बनेगा ना नेक्स्ट लेवल की, तब इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो देखो नेक्स्ट वाले के लिए 10, 12, 13, अब है तो 15 भी दो, लेकिन एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए अपर क्लास लिमिट को यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ 10, 12, 13 तीन ऑब्जर्वेशन है। फिर जब ये 15 नेक्स्ट वाले में लोअर क्लास लिमिट बन जाएगा, वहां पर इसकी काउंटिंग होगी। सो ये देखो 15, 15, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 15 to 20 के बीच की ऑब्जर्वेशन। 20 है लेकिन 20 को काउंट नहीं करेंगे इसमें, 20 फिर काउंट होता अगली वाली क्लास लिमिट में, जहां पर वो लोअर क्लास लिमिट बन जाता। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव वाली में अपर क्लास लिमिट को काउंट करते हैं, एक्सक्लूसिव वाली में अपर क्लास लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। जब वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट बनती है, उस लेवल पे जो है उस ऑब्जर्वेशन को काउंट किया जाएगा। फिर रही बात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने अभी आपको निकालनी सिखाई थी पहले। 0 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9. 0, then 0 plus 1, 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 5, 9. So I hope this is clear. Moving on to next slide. अब क्यों हमें पढ़ना पड़ा कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क क्या है? वो इसलिए क्योंकि कई बार जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं तो हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स ऐसे हैं जिनके लिए डाटा का एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी है। एक्सक्लूसिव यानी कि इस प्रकार का कि जो अपर क्लास लिमिट हो एक की, वही अगले लेवल की लोअर क्लास लिमिट हो। सो अगर हमको ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है जिसमें हमें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ही चाहिए, लेकिन हमको दे रखी है इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, तो ऐसी इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो क्या करना है कन्वर्जन के लिए? देखो, जो अपर क्लास लिमिट है किसी भी क्लास इंटरवल की, और जो लोअर क्लास लिमिट है उसकी अगली वाली क्लास की, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस ले लो। सो 5 - 4 1, और उसका हाफ कर लो। सो 5 - 4 दैट इज 1, और उसका कर लो हाफ, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 0.5 है वो हर जगह अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दो, लोअर क्लास लिमिट से माइनस करते जाओ। सो 4 + 0.5 4.5, सारी अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दो। 9 + 0.5 9.5, 14 + 0.5 14.5, 19 + 0.5 19.5, सारी अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दिया जाए। और जो लोअर क्लास लिमिट है, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देंगे। 5 - 0.5 4.5, 10 - 0.5 9.5, 15 - 0.5 दैट इज 14.5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपर क्लास लिमिट है वही अगले वाले की लोअर क्लास लिमिट है, तो ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बन गया हमारा। 0 में से क्यों 0.5 नहीं घटाया जब सारी लोअर क्लास लिमिट में से घटाया? बिकॉज ऑब्वियसली द थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए वो नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए जो है 0 से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 0.5 कम नहीं किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो हमने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया है, इसके लिए क्या ज़रूरी है किसी स्पेसिफिक क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस लिया जाए? नहीं, आप किसी भी क्लास इंटरवल का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 और 5 का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड किया था, आप 9 और 10 का भी ले सकते हो। 10 - 9 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 0.5 ही आएगा। आप अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाओ, लोअर क्लास लिमिट से कम करते जाओ, या फिर 14 और 15 का ले लेते। तो कहने का मतलब है किसी भी क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट ले लो, उसके अगले वाले लेवल की लोअर क्लास लिमिट ले लो, दोनों का डिफरेंस लो, 2 से डिवाइड करो, जो नंबर आए उसको अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाओ, लोअर क्लास लिमिट से माइनस करते जाओ। इस तरीके से इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब
हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह का डाटा है. सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ डाटा मेजरमेंट: nominal level, ordinal level, interval level and ratio level. Nominal level is the most basic one. ठीक है, ये सबसे बेसिक, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा है, और जैसे जैसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं मतलब द लेवल ऑफ डाटा इज इंक्रीजिंग. नॉमिनल से ऊपर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से ऊपर इंटरवल, इंटरवल से ऊपर रेशियो, रेशियो इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा. बट ऐसा क्या है इनमें जो रेशियो को सबसे हाईएस्ट और नॉमिनल को सबसे बेसिक बनाता है? उसके लिए समझते हैं कि क्या होता है ये. सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल लेवल डाटा की. एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई भी क्वेश्चनर आप लोगों ने कभी जो है कॉलेज में बनाया हो और भरवाया हो लोगों से, तो उसमें हम लोग यूजुअली बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? नाम क्या है, इनकम क्या है, एज ग्रुप क्या है, प्रोफेशन क्या है. सो लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि प्रोफेशन क्या है. सो क्वेश्चनर में आप पूछ रहे हो कि प्रोफेशन क्या, ऑप्शन दिए हुए डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर. फर्स्ट पर्सन ने टिक किया डॉक्टर हूँ, दूसरे ने टिक किया प्रोफेसर, तीसरे ने किया इंजीनियर, चौथे ने, पांचवें ने प्रोफेसर, सिक्स्थ वन ने बोला इंजीनियर हूँ, और सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ तीनों ने बोला हम डॉक्टर हैं. ठीक है, अब आप टोटल काउंट कर सकते हो कि डॉक्टर कितने हैं? 4. आपने जितने लोगों का सर्वे किया या जितनों से भी आपने क्वेश्चनर भरवाया उसमें से 4 डॉक्टर हैं, 3 प्रोफेसर हैं और ये 2 इंजीनियर हैं. ये यहाँ पर आपने क्या किया? आपने डाटा को कैटेगराइज किया है, आपने डाटा को प्रॉपरली अरेंज किया है, और चाहे तो इस तरीके से टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या इस डाटा के ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगा के हम जो है कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं. क्या इसका मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, कोई कोरिलेशन, रिग्रेशन कुछ निकाल सकते हैं क्या? नहीं. सी इसीलिए इसको कहा गया दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा, दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ डाटा, दिस इज जस्ट यूज्ड फॉर प्रॉपरली अरेंजिंग और क्लासिफाइंग और कैटेगराइजिंग द डाटा. हम जो है डाटा को जब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली अरेंज करना चाहते हैं, क्लासीफाई करना चाहते हैं, कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तब जो है जो डाटा होता है उसको हम नॉमिनल लेवल डाटा बोलते हैं. इनसे आप कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यूज नहीं निकाल सकते, इन पे स्टैटिस्टिकल टूल्स एग्जैक्टली नहीं लगा सकते. ठीक है, और अगर इन पे कोई टूल्स लगते भी हैं तो वो एटलीस्ट क्वांटिटेटिव टूल्स नहीं होते हैं. क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए. अब ये मत बोलना कि ये भी तो नंबर लिखे हुए 4 3 2. ये 4 3 2 डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर के बारे में कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उसमें से कितने डॉक्टर थे, कितने प्रोफेसर थे, कितने इंजीनियर थे, दैट्स इट. बाकी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे थे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है. तो यानी कि आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा नहीं आ रहा है, दिस इज जस्ट द क्वालिटेटिव डाटा. फिर आता है ऑर्डिनल लेवल डाटा. ऑर्डिनल लेवल डाटा वो होता है एक लेवल ऊपर हो गया, जिसको आप क्लासीफाई, देखो जब हम एक लेवल ऊपर वाले डाटा पे जाएंगे तो पहले वाले की क्वालिटीज इंक्लूड हो जाएंगी. मतलब ऑर्डिनल लेवल डाटा वो होगा जिसमें आप क्लासीफाई, कैटेगराइज, टेबुलराइज तो कर ही सकते हो, अरेंज तो कर ही सकते हो, साथ के साथ रैंकिंग और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है कि किसी का बिहेवियर कैसा है, तो 2 बच्चे हैं क्लास में, ए और बी. हम ये बता सकते हैं कि ए का बिहेवियर इज बेटर देन बीज बिहेवियर, तो हम यहाँ रैंक कर रहे हैं कि ए का बिहेवियर बेटर है फर्स्ट नंबर, ए का बिहेवियर बेटर है बी से, तो बी का बिहेवियर सेकेंड नंबर. इस तरीके से हम रैंक कर सकते हैं. कोई कितना ऑनेस्ट है, किसी का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, कोई कितना ब्यूटीफुल है, इन चीज़ों के लिए आप मार्क्स नहीं दे सकते कि किसी का एटीट्यूड कैसा है, किसी की लाइकिंग किस चीज़ के प्रति कैसी है, किसी की प्रेफरेंसेस कैसी है, किसी का माइंडसेट कैसा है. ये क्वालिटेटिव फेनोमेनन है. इनके लिए आप डाटा को नंबर्स में कलेक्ट नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप रैंक कर सकते हो कि ये व्यक्ति ज़्यादा ईमानदार है, कम ईमानदार है, इसका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा है, इसका कम है. 2 क्या 10 लोग हो तो भी आप रैंक कर सकते हो कि सबसे अच्छा बिहेवियर किसका है, फिर उससे बेकार, उससे बेकार, इस तरीके से आप रैंक कर सकते हो. तो जहां पर डाटा इस तरीके का है जिसको रैंक किया जा सके, सीक्वेंस में रखा जा सके, उस लेवल ऑफ डाटा को हम बोलते हैं ऑर्डिनल लेवल ऑफ डाटा. सो नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल लेवल ऑफ डाटा, इन दोनों में ही आपके पास क्वालिटेटिव डाटा आ रहा है. क्वालिटेटिव डाटा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने वाला डाटा नहीं आ रहा है. नेक्स्ट वी हैव इंटरवल लेवल एंड रेशियो लेवल, ये दोनों क्वांटिटेटिव लेवल डाटा है. यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने वाला डाटा आ रहा है जिस पर न्यूमेरिकल टूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के. सो इंटरवल और रेशियो लेवल में क्या खासियत है? इंटरवल लेवल ऑफ डाटा की खासियत होती है कि इक्वल इंटरवल्स होते हैं.
ठीक है। और रेशियो लेवल में भी ये खासियत होती है कि इक्वल इंटरवल होते हैं। दोनों का डिफरेंस बाद में समझेंगे, पहले इंटरवल समझते हैं। यहाँ पर इंटरवल का मतलब क्या है, मैं बोलूँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, गैप सेम है। 1 डिग्री और 2 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो गैप होगा उतना ही 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में गैप होगा, ठीक है। सो इस तरीके के डाटा को हम बोलते हैं इंटरवल लेवल डाटा, जहां पर इंटरवल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वेट ले लेते हैं, 1 kg वेट, 2 kg वेट, 3 kg वेट, 4 kg वेट। जितना डिफरेंस 1 किलो और 2 किलो के बीच में होगा उतना ही डिफरेंस 2 किलो और 3 किलो के बीच में होगा, उतना ही डिफरेंस 3 और 4 किलो के बीच में होगा। 10 किलो 20 किलो, 20 किलो 30 किलो। अब जितना डिफरेंस 10 किलो और 20 किलो वजन में होगा उतना ही डिफरेंस 20 किलो और 30 किलो वजन में भी होगा। सो ये जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने वाला डाटा होता है, ठीक है। और इसमें इंटरवल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर भी इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल डाटा में डिफरेंस होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन का, जीरो का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेम्परेचर में लिखूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वेदर है ही नहीं, एयर है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। 0 डिग्री का मतलब होता है बहुत ठंड है। 0 डिग्री टेम्परेचर अपने आप में कुछ रिप्रेजेंट करता है, और फिर इसकी वैल्यू माइनस में भी होती है, -1 डिग्री भी होता है, -2 डिग्री भी होता है। और आप अलग अलग जो है उसमें नाप सकते हैं, यूनिट्स में सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, बहुत सारे चीज़ों के टेम्परेचर नापे जाते हैं और अलग अलग यूनिट्स होते हैं। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि टेम्परेचर में 0 इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। 0 जो है वो ओरिजिन नहीं है, 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि देखो 0 से पीछे भी वैल्यूज है, -1 -2। सो 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 0 का मतलब एब्सेंस ऑफ फेनोमेनन नहीं है। 0 का मतलब ये थोड़ी हो गया कि टेम्परेचर है ही नहीं, एयर है ही नहीं। 0 का मतलब तो है बहुत ठंड है। सो 0 इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग समथिंग। ये है इंटरवल लेवल डाटा, ठीक है। और रेशियो लेवल डाटा जो होता है उसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, उसमें जो है 0 कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां पर तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठंड है। अगर मैं बोलूं किसी का वेट 0 है, किसी की हाइट 0 है, इज इट पॉसिबल? इसका मतलब द पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। मैं बोल रही हूँ वेट 0 है तो मतलब कोई चीज है ही नहीं ना। अगर वेट 0 है तो मतलब वो चीज है ही नहीं, इंसान है ही नहीं। हाइट 0 है मतलब इंसान है ही नहीं। सो रेशियो लेवल डाटा वो होता है जिसमें एब्सोल्यूट 0 होता है। एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फेनोमेनन। 0 इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या वेट और हाइट माइनस में हो सकते हैं? नहीं। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 0 का मतलब एब्सोल्यूट 0। 0 इज रिप्रेजेंटिंग कि वो फेनोमेनन, वो चीज है ही नहीं। सो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रेशियो और इंटरवल लेवल डाटा में। दोनों में कॉमन ये है दैट द इंटरवल्स वुड बी इक्वल, बट दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंटरवल लेवल डाटा में पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होता, एब्सोल्यूट 0 नहीं होता, 0 भी कुछ रिप्रेजेंट करता है, जिसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर। रेशियो लेवल डाटा वो होता है जिसमें 0 इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, 0 के पीछे वैल्यूज नहीं जा सकती हैं, 0 एब्सोल्यूट 0 है। 0 रिप्रेजेंट करेगा कि वो फेनोमेनन है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है हाइट, वेट, एज। एज 0 है तो मतलब है ही नहीं। तो देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। नॉमिनल लेवल डाटा सिर्फ वो डाटा जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो। ऑर्डिनल लेवल डाटा जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, साथ के साथ रैंकिंग दे सकते हो, सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, ऑर्डर में। इंटरवल लेवल डाटा जिसमें आप ऑब्वियस सी बात है अरेंज और क्लासीफाई तो कर ही सकते हो, चीज़ों को सीक्वेंस में रख सकते हो, रैंक दे सकते हो, साथ के साथ इंटरवल इक्वल होते हैं। ये तब पॉसिबल है इंटरवल का इक्वल होना जब आपके पास प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। और रेशियो लेवल डाटा वो होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें होने के साथ साथ ट्रू 0, एब्सोल्यूट 0 होता है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। अगर मैं ये बोलूं कि 4 डिग्री सेल्सियस इज जस्ट डबल ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये बोलना सही होगा? अगर मैं बोलूं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज जस्ट डबल ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, क्या ये बोलना सही होगा? नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इंटरवल लेवल डाटा है।
अगर हम ऐसे बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से 4 डिग्री की जितनी दूरी है, ठीक है, वो 0 से 2 डिग्री की जितनी दूरी है उसका डबल हुआ। भाई 0 से 2 डिग्री के बीच का जितना गैप है उसका डबल होगा ना, 0 से 4 डिग्री के बीच का गैप। यानी कि रेफरेंस लेवल क्या लेना पड़ेगा, 0। बेस क्या लेना पड़ेगा, 0। जबकि टेम्परेचर के केस में 0 बेस नहीं है, 0 ओरिजिन है ही नहीं। 0 तो अपने आप में कोई फेनोमेनन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए इंटरवल लेवल डाटा के केस में हम ये चीज नहीं बोल सकते कि 4 डिग्री सेल्सियस इज डबल ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बोलने का मतलब होगा कि आप 0 को बेस बना रहे हो, और इसमें 0 बेस नहीं है, ट्रू 0 है ही नहीं हमारे पास। हाँ, हम ये बोल सकते हैं 32 kg वेट इज डबल ऑफ 16 kg वेट। क्यों? अगर हम ये बोलते हैं तो यानी कि 0 से 32 kg वेट का जो डिफरेंस है वो 0 से 16 kg वेट का डबल है। बिल्कुल सही है भाई, 0 से 16 किलो वजन का जो डिफरेंस है उसका डबल होगा 0 से 32 kg के बीच का गैप। यहां पर क्या है, 0 इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, 0 को बेस लिया गया है, 0 को ही रेफरेंस लेवल बनाया जाता है, तभी हम बोल सकते हैं कि कोई चीज किसी की डबल है या उसकी आधी है। तो यहां पर वेट के मामले में, हाइट के मामले में 0 क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 0 इज एब्सोल्यूट 0 विच इज रिप्रेजेंटिंग द एब्सेंस ऑफ फेनोमेनन। तो रेशियो लेवल डाटा के केस में अगर हम बोले कि 32 किलो 16 किलो का डबल है तो सही होगा, लेकिन इंटरवल लेवल डाटा है जहां पर, वहां पर हम बोले 4 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस का डबल है, तो ऐसे नहीं बोल सकते। बोलने वाले बोलते हैं, बट जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जो है माइन्यूट बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। इस तरीके से बोलना टेक्निकली गलत होगा, बाकी तो बोलते हैं लोग, चलता है, लेकिन टेक्निकली इट वुड बी रॉन्ग। सो आई होप ऑल दीज आर क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक चीज़ और समझानी हो, मैं अभी आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्कोर्स, IQ लेवल। ये इंटरवल लेवल डाटा क्यों लिखा गया है, अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ आगे। देखो, स्कोर्स को क्लासीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कहीं पे माना जाता है कि स्कोर्स इंटरवल लेवल डाटा है, कहीं पे माना जाता है कि स्कोर्स रेशियो लेवल डाटा है। क्यों? अब फॉर एग्जांपल IQ लेवल है, जो IQ लेवल स्कोर होता है उसको इंटरवल लेवल डाटा माना जाता है यूजुअली। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, स्कोर तो 0 भी हो सकता है भाई, किसी भी चीज़ का स्कोर 0 हो सकता है। लेकिन जब हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करते हैं IQ की, तो साइंटिस्ट जो है इसमें कुछ मिनिमम मान के चलते हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई गेस 40 कि मिनिमम। कोई इस्तेमाल करे अपना दिमाग या नहीं इस्तेमाल करे वो अलग बात होती है, बट होता सबके पास है ना। सो एक मिनिमम IQ लेवल सबके पास होता है। तो इसमें जो है 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है। IQ लेवल के केस में 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, 0 IQ लेवल नहीं माना जाता है किसी का भी, ठीक है। इसी वजह से इसको रेशियो लेवल नहीं बल्कि इंटरवल लेवल डाटा में क्लासीफाई किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं बताऊं, लिकर्ट स्केल होता है, अगर आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा हो तो। लिकर्ट स्केल पे लेट्स से नंबर दे रखे हैं 0 1 2 -1 -2। यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है गुड, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी गुड, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है बैड, -2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी बैड, और 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रल लेवल। तो यहाँ पर भी 0 जो है वो एग्जैक्टली 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूट्रल है। जिस पर्सन से आप क्वेश्चनर भरवा रहे हो उसकी राय जो है, उसकी ओपिनियन जो है वो न्यूट्रल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी 0 जो है वो ट्रू 0 नहीं है, वो एब्सोल्यूट 0 है। 0 की पीछे की भी वैल्यूज दे रखी है। 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये भी रेशियो लेवल डाटा नहीं हुआ, ये भी क्या हुआ, इंटरवल लेवल डाटा हुआ। सो इस तरीके के जो स्कोर्स के केसेस होते हैं उनको इंटरवल लेवल डाटा माना गया है। लेकिन अब आप जो है बच्चों का क्लास में टेस्ट ले लीजिए, उसमें तो या तो बच्चे के 0 मार्क्स आएंगे या 0 से ऊपर मार्क्स आएंगे। तो उस केस में वो वाला जो होगा, जो क्लास टेस्ट होगा जिसमें 0 से पीछे तो स्कोर आ ही नहीं सकता, और 0 मतलब एब्सोल्यूट 0 है, तो ऐसे केसेस में जो स्कोर्स होते हैं उनको एक बार के लिए रेशियो लेवल डाटा माना जा सकता है। बट यूजुअली हमारे स्टैटिस्टिक्स में जिस तरीके की चीज़ें अप्लाई होती हैं कि IQ लेवल के ऊपर रिसर्च हो रही है या लिकर्ट स्केल बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, तो इनके जो स्कोर्स होते हैं उनको इंटरवल लेवल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली जो 0 होता है वो न्यूट्रल फिनोमेनॉन को रिप्रेजेंट करता है। 0 का मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए,
ये तो हमने पढ़ी लिया, लोएस्ट लेवल डाटा नॉमिनल लेवल, हाईएस्ट लेवल रेशियो लेवल, नॉमिनल से ऊपर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से ऊपर इंटरवल और इंटरवल से ऊपर रेशियो लेवल डाटा। ये जो ऊपर वाले दोनों हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल, इसमें हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा आता है, और जो इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा है उसके थ्रू हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा आता है। क्वांटिटेटिव डाटा पर हम जो स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं उनको हम पैरामेट्रिक या केवल मेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा पर हम जो टूल्स अप्लाई करते हैं उनको नॉन पैरामेट्रिक या केवल नॉन मेट्रिक टेस्ट भी बोला जा सकता है। ये टेस्ट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मीन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये सब पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। ये क्वांटिटेटिव डाटा होगा तब जाके हम इनको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो अभी आपने नाम नहीं सुने होंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है, मैन विटने टेस्ट है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी इनका बस नाम आपको पता होना चाहिए कि जो क्वालिटेटिव डाटा पे अप्लाई होने वाले टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक है, और क्वांटिटेटिव डाटा पे जो अप्लाई होंगे वो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ग्राफ्स के बारे में भी कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ऑल्दो हिस्टोग्राम, बार ग्राफ हम सब ने बनाया हुआ है, बट इनके बीच के भी डिफरेंसेस को अब हम जो है थोड़ा सीरियसली स्टडी करेंगे। तो देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हम सबको आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें भी आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो है ग्राफ्स बनते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो बना हुआ है दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाया जाता है कॉन्टिन्यूस डाटा या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्कोर इन फाइनल एग्जाम, बच्चों का फाइनल एग्जाम में कितना स्कोर है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये क्लास इंटरवल है। इसको प्लॉट कर दिया गया, और ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जर्वेशन, द आइटम विच यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो हम बच्चों के फाइनल एग्जाम के स्कोर की बात कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है कि मतलब कितने बच्चों का किस रेंज में स्कोर आया है, उस फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए, 0 to 20 के बीच में 4 बच्चों का स्कोर है दिस, 20 to 40 के बीच में लेट्स से 9 स्टूडेंट्स का स्कोर है, फिर 40 to 60 के बीच में ये देखिए लगभग 19 स्टूडेंट्स का स्कोर है, फिर 60 to 80 के बीच में लगभग 39 स्टूडेंट्स का स्कोर है, और 80 to 100 के बीच में आई गेस दिस वुड बी 20 to 23 स्टूडेंट्स, लगभग इतना स्कोर। सो ये जो यहाँ पर हाइट है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स बने हुए हैं, ये देखिए रेक्टेंगल शेप के हैं, बार्स हैं, इनकी जो हाइट है ये हाइट रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को। सो हाइट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम। तो यहाँ पर नीचे हमने एक्स एक्सिस पर रेंज प्लॉट करी है आइटम्स की, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करी है, और ये जो बार्स हैं रेक्टेंगुलर बार्स, इनकी जो हाइट होती है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। सो रिमेंबर, हिस्टोग्राम किस लिए है? कॉन्टिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए है। दूसरी बात याद रखना, इनके बीच में कहीं गैप नहीं है। ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली बने हुए हैं, कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स में टेक्निकली एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों में ही रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं। देखिए, इससे पहले वाले डायग्राम में भी रेक्टेंगुलर बार्स थे, इसमें भी रेक्टेंगुलर बार्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू मस्ट नोटिस इज, इससे पहले वाले में हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस डाटा रिप्रेजेंट करी जा रही थी, बीच में गैप नहीं था। इसमें देखो रेक्टेंगुलर बार्स के बीच में गैप है। सो बार डायग्राम जो गैपिंग वाला होता है वो बनाया जाता है डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कॉन्टिन्यूसली हर एक वैल्यू नहीं ले सकती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट नंबर्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एक्स एक्सिस पर हम जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कि जो फ्रूट्स हैं उनके क्या क्या नाम है, उनकी जो कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस। और हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट बिकता है। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स
ठीक है, वो हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन ये फ्रीक्वेंसी हो गई कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स कौन से वाले बिके हैं। सो ये देखिए, एप्पल कितना 5, मैंगो कितना बिका 3, वाटरमेलन कितना बिका 2, स्ट्रॉबेरी कितनी बिकी 3 एंड ऑरेंजेस कितने बिके 6। सो अगेन यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स की जो हाइट है, वो हाइट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी। इससे हमें समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा क्या बिके ऑरेंजेस, सबसे कम क्या बिका वाटरमेलन। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसको कॉन्टिन्यूसली जोड़ के नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है कैटेगोरिकल डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पे नंबर्स तो आई नहीं ना, अलग अलग कैटेगरी है। एप्पल एक फ्रूट कैटेगरी, मैंगो एक फ्रूट कैटेगरी, तो फ्रूट्स की कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, सो हमें अलग अलग ही इनको दिखाना पड़ेगा। सो कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, या कह लीजिए डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यहाँ पर हमने बार डायग्राम बनाया है। चलिए, ये तो कैटेगरी थी एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज। अगर ऐसा नहीं हो, हम दूसरे तरीके का डाटा लेते हैं। लेट्स से हम ये लेना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस। हम ये डाटा प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस। सो लेट्स से 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है प्लॉट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑफिसेस। यहाँ पर हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और यहाँ पर हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ ऑफिसेस। सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्या 1.5 एम्प्लॉई हो सकता है, क्या 2.5 एम्प्लॉई हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो ये डिस्क्रीट डाटा है, तो हमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 एम्प्लॉई, 2 एम्प्लॉई, 3 एम्प्लॉई, 4 एम्प्लॉई, 5 एम्प्लॉई एंड सो ऑन। और यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमें फ्रीक्वेंसी दिखानी है, यानी कि हमें बताना है नंबर ऑफ ऑफिसेस, कितने ऑफिसेस में एक एम्प्लॉई है, कितने ऑफिसेस में 2 एम्प्लॉई है, कितने में 3, कितने में 4 और कितने में 5। सो कैटेगोरिकल डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए जहाँ पर कैटेगरीज मेंशन कर रखी हो, या फिर जो है जहाँ पर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं आ सकती, डेसिमल नंबर्स में वैल्यूज नहीं आ सकती है, वहाँ पर हम बार डायग्राम के थ्रू जो है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। फिर देखिए, इनको हॉरिजॉन्टली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली बनाने में क्या होगा कि जो हमारे वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स थे वो हॉरिजॉन्टल हो गए, देखो इस शेप में हो गए। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे अपना आइटम दिखाएंगे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड या क्लासेस, और जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। तो अब देखिए, लेट्स से ये वाला जो फर्स्ट वाला है, ऑब्वियस सी बात है बीच में गैप वाला है, तो ये बार चार्ट है, और इसमें हमें ये बताना है किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये 30। 6th क्लास में ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 35, 7th क्लास में 20, 8th क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 25 और 9th क्लास में 40। इस तरीके से प्लॉट किया गया। सेकेंड वाला विदाउट गैपिंग है, हिस्टोग्राम है, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स कॉन्टिन्यूस रेंज में हो सकते हैं। सो देखिए 0 to 5 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 2 बच्चों के। 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 2 बच्चों के। फिर सॉरी नॉट 0 to 10, 5 to 10, 5 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 2 बच्चों के। 10 to 15 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के। 15 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के। सो इस तरीके से जो है प्लॉट किया जा सकता है। नाउ वन थिंग, बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि बार चार्ट तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है, कई लोग तो इस तरीके से ड्रॉ करना प्रेफर करते हैं, बट कई लोगों का कहना है कि हिस्टोग्राम को हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ड्रॉ करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? जैसे जब मैंने भी बोला तो मेरे मुंह से क्या निकला, 0 to 5 2 स्टूडेंट, 0 to 10 2 स्टूडेंट। मेरे मुंह से 5 to 10 नहीं निकला, मेरे मुंह से क्या निकला अपने आप स्पॉन्टेनियसली, 0 to 10। तो यहाँ पर जो है आप ये देखिए, जिस तरीके से ये प्लॉट हो रहा है उस तरीके से कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो ठीक है कि 0 to 5 जो है 2 बच्चे। फिर कहीं ना कहीं ये 5 to 10 2 बच्चे की बजाय ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है कि 0 to 10 2 बच्चे। मतलब जो क्लास इंटरवल्स है यहाँ पर
वो उतने ज़्यादा एप्रोप्रिएटली क्लियर नहीं है, इसीलिए कई लोग हिस्टोग्राम को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना प्रेफर नहीं करते हैं। वापस से वही डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस आई होप इज क्लियर। हिस्टोग्राम विदाउट गैप, बार चार्ट विद गैप। हिस्टोग्राम फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, बार चार्ट फॉर डिस्क्रीट डाटा या कैटेगोरिकल डाटा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है ड्रॉ करना काफ़ी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना है। जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है नॉर्मली, वैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, सिंपली उन मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें मिल जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऑब्वियस सी बात है, हिस्टोग्राम है तो कॉन्टिन्यूस डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कितने बच्चों की हाइट 135 to 40 के बीच में है, 140 to 145 के बीच में, एंड सो ऑन। सो बच्चों की हाइट को जो है ग्रुप किया गया है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कितने बच्चों की हाइट जो है किस रेंज में है। ये सिंपली कुछ भी नहीं करना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नॉर्मल जो हिस्टोग्राम बनता है, हिस्टोग्राम बना के जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, रेक्टेंगुलर बार्स जो कि फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन्स जिसको हम लाइन चार्ट बोल सकते हैं, ये लाइन चार्ट ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। दिस लाइन चार्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ओजाइव। ओजाइव का आगे भी यूज आएगा। अब ओजाइव की खासियत ये है, अभी तक तो हम फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो है अपने ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे थे डाटा को। ओजाइव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है और ये फ्री हैंड कर्व है। फ्री हैंड कर्व मतलब हम जो है स्केल से सीधी लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिंपली अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं। सो ओजाइव जो है वो फ्री हैंड कर्व है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज स्केल्स, हम स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करने वाले हैं और इसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। अब ये देखिए, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो क्लास इंटरवल है 60 to 70। अब हम ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, इसको प्लॉट किस पे करें, 60 पे 2 या 70 पे 2? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। 2, फिर 2 + 5 7, फिर 7 + 12 19, 19 + 31 दैट इज 50 एंड सो ऑन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है, बट अगेन वो क्या रिप्रेजेंट करती है ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है 60 to 70 के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 70 से कम, मार्क्स ले लो, एज ले लो, हाइट ले लो, जो भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कॉन्टिन्यूस डाटा। सो 70 से कम कितने हैं, 2। फिर जब बात आ रही है 70 to 80 के बीच में 5 है और हम 5 और 2 को जोड़ रहे हैं, मतलब हम उससे पहले वाला भी ले रहे हैं, तो 70 to 80 के बीच में लेट्स से 5 बच्चे हैं, ठीक है। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 से कम 5 + 2 7 स्टूडेंट्स का वेट है या स्कोर है, जो भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यानी कि 80 से कम। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब रिप्रेजेंट होगा कि 90 से कम कितने बच्चों का स्कोर है, तो 90 से कम वुड बी 2 + 5 + 12 दैट इज 19। सो ये देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, इतना या इतने से कम। और अपर क्लास लिमिट क्यों लिया, अगर मैं यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट ले लूँ 80 से कम, तो यानी कि हम 12 तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, लेकिन हम 12 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब हम 90 से कम की बात कर रहे हैं कि 90 से कम कितना है। हम 60 to 70 वाली रेंज में भी बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, 70 to 80 वाले भी और 80 to 90 वाले भी। सो 90 या 90 से कम कितने बच्चों का स्कोर है, 2 + 5 + 12। सो जो अपर लिमिट होती है उससे लेस की बात हो रही है। लेस देन 72, लेस देन 80 7, लेस देन 90 19, लेस देन 100 50, लेस देन 110 89, लेस देन 120 99, लेस देन 130 103। तो इसी चीज के अगेंस्ट हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। अब ये देखो क्लास इंटरवल यहाँ पे प्लॉट किए गए एक्स एक्सिस पर, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, इस तरीके से क्लास इंटरवल प्लॉट किए गए हैं।
और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमें प्लॉट करनी है, ये हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट अपर क्लास लिमिट। तो 70 पे 2, ये देखो 70 पे 2, 80 पे 7, तो 80 पे 7, 90 पे 19, दिस 90 पे 19, 100 पे 50, दिस 100 पे 50। इस तरीके से जो है हम इसे प्लॉट करेंगे और ये जो पॉइंट्स आएंगे इनको स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करना भी चाहो ना तो ये ऐसे दो दो करके ज्वाइन करने पड़ेंगे, एक साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे ही नहीं, तो इनको स्ट्रेट लाइन बनाना ही नहीं है, फ्री हैंड कर्व है, सिंपली जो है हाथ से इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका ओजाइव। ये है लेस देन ओजाइव। अब ये क्या होता है लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव? ये लेस देन ओजाइव इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेस देन 70 कितने बच्चों का स्कोर है, लेस देन 80 कितने बच्चों का स्कोर है, लेस देन 90 कितने बच्चों का स्कोर है, लेस देन 100 कितने बच्चों का स्कोर है, इसीलिए इसको लेस देन ओजाइव बोला गया है। मोर देन ओजाइव भी होता है, वो बनाते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट अब हम दोनों बनाएंगे लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। बच्चों की हाइट दे रखी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बस इतना ही दे रखा है और कुछ नहीं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकाली जा सकती है, लेस देन वाली और मोर देन वाली। लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 143 अपर क्लास लिमिट जो है उससे नीचे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट है 3 बच्चे, सो 3 हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर 146 से नीचे कितने बच्चों की हाइट है, लेस देन 146, ठीक है, 3 + 9 दैट इज 12। फिर लेस देन 149 कितने बच्चों की हाइट है, 3 + 9 + 26, सो 26 एंड 3 दैट इज 29, 29 एंड 9 दैट इज 38। फिर 152 से कम कितने बच्चों की हाइट है, प्लस 31 कर दो साथ में, दैट इज 69। यही चीज अभी तक हम करते आ रहे थे। तो दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा है मोर देन। इसमें लेते हैं लोअर क्लास लिमिट कि लोअर क्लास लिमिट से ज्यादा कितने बच्चे हैं उस रेंज में। सो मोर देन 140, भैया मोर देन 140 तो ये सब आ जाएंगे, इन सभी की हाइट 140 से ज्यादा है, 140 to 143, 143 to 146, सारी जितनी भी क्लास इंटरवल है सब 140 से ज्यादा ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चों की हाइट को। सो 140 से ज्यादा कितने, पूरा टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है सबको टोटल कर दो, दैट इज 638। फिर मोर देन 143 कितना है, ठीक है, 143 से ज्यादा कितने हैं, तो 140 और 143 के बीच में 3 बच्चे हैं, इसको कम कर दो, 638 - 3 दैट इज 635। सो 143 से ज्यादा 635 बच्चों की हाइट है। फिर मोर देन 146 कितनी है, सो जो टोटल है उस टोटल में से जितने बच्चों की हाइट 140 to 143 के बीच में है, 143 to 146 के बीच में है, उसको लेस कर दो। सो 9 और 3 12, 12 को जो है आप कम कर दीजिए 638 में से, तो ये आ जाएगा 626। और या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि 146 से ज़्यादा कितने बच्चों की हाइट है, तो यहाँ पर हम 635 पे ऑलरेडी आ चुके थे, तो हम 635 - 9 कर सकते हैं डायरेक्टली, तो भी हमें 626 मिल जाएगा। तो इसमें लेस करते जाना होता है मोर देन वाले में। सो 626 - 26 दैट इज 600, 600 - 31 दैट इज 569। तो याद रखना मोर देन ओजाइव में हम निकाल रहे हैं मोर देन दिस नंबर कितनों की हाइट है। सो मोर देन 140 सारों की हाइट है, सारा पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। फिर मोर देन 143 खाली 3 वाला माइनस कर दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। फिर मोर देन 146 9 माइनस करते जाओ। फिर मोर देन 149 26 माइनस करते जाओ। इस तरीके से करना है। अब प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉटिंग आसान हो सके इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब हम ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं वो लेस देन वाली है, लेस देन अपर लिमिट, सो 143 146 149 152 इस तरीके से। और मोर देन वाले केस में हम लोअर लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, सो 140 143 146 इस तरीके से। इन्हीं के अगेंस्ट हमें प्लॉट करना है। सो 143 पे 3 दिस, 143 पे 3 दिस पॉइंट। फिर है 146 पे 12, ये 146 पे 12। फिर जो है 149 पे 38, 149 पे 38, 152 पे 69 दिस, 152 पे 69 इस तरीके से लेस देन ओजाइव बनेगा। मोर देन ओजाइव बनाने के लिए देखिए 140 पे 638, तो ये रहा 140, 140 पे 638, इससे हल्का सा नीचे स्टार्ट होगा, यहाँ 650 से हल्का सा नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा। 143 पे 635, ये 143 लेवल पे ऊपर 635 दिस पॉइंट।
फिर जो है 146 पे 626 दिस पॉइंट, देन 149 पे 600, सो 149 पे 600, ये 147 नहीं, दिस इज 149 पे 600। इस तरीके से जो है मोर देन ओजाइव प्लॉट होगा। मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, जहां एक दूसरे को कट करते हैं, वो होता है मीडियन। मीडियन का पॉइंट होता है वो, इसको मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, आगे के चैप्टर्स में ये चीज़ स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, निकालना सबको आता है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है। एक लेस देन क्यूमुलेटिव, एक मोर देन। दो तरीके के ओजाइव बन सकते हैं, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। ज़्यादातर जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम निकालते हैं वो ये वाली होती है, बट हमें दोनों ही केसेस में पता होना चाहिए कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक बार खुद से इस चीज को टेबल बना के करके देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगी आपको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, सबने अलग अलग कैरेक्टर जो है वो चूज कर रखे हैं, कोई बैटमैन बनाया, कोई कैप्टन अमेरिका, कोई आयरन मैन, कोई सुपरमैन, ठीक है। कौन कितनी बार जीता? सो बैटमैन 52 टाइम्स, कैप्टन अमेरिका 25 टाइम्स, आयरन मैन 34 टाइम्स, सुपरमैन 17 टाइम्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब होता है कि आप जो है प्रपोर्शन निकाल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, इसी वाले केस का अगर एग्जांपल लेके बताऊं कि एक सुपर हीरो दूसरों के मुकाबले कितनी बार जीता है। ये 52 टाइम्स जीता है अकेला, बट एज कंपेयर टू अदर्स, रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स। सो 52 डिवाइडेड बाय टोटल गेम्स कितने हुए समझो, 52 प्लस 25 प्लस 34 प्लस 17 दैट इज 128, टोटल 128 गेम्स हुए। उसमें से बैटमैन 52 टाइम्स जीता है। तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी है, तो क्या करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय 128, ये आया 0.40। और अगर इसी चीज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम इंटू 100 कर देते हैं, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 41% आ जाएगा। ऐसे ही फिर कैप्टन अमेरिका का 25 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू 0.195, इंटू 100 कर दो अगर परसेंटेज में निकालना है तो। 34 डिवाइडेड बाय 128 0.265, इंटू 100 कर दो अप्रोक्सीमेटली 27%। 17 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू 0.132, इंटू 100 कर दो अप्रोक्सीमेटली 13%। परसेंटेज में क्यों हमने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पाई डायग्राम्स ज़्यादातर, ठीक है, प्रपोर्शन दिखाते हैं। पाई डायग्राम्स जो है वो प्रपोर्शन दिखाते हैं कि टोटल में से किस कैटेगरी का प्रपोर्शन कितना है। अब आप उसको प्रोपोर्शन बोल लो, आप उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल लो, एक ही बात है। नंबर्स में दिखाओगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए, फिर एरिया जो होता है, एरिया के थ्रू, एंगल्स के थ्रू दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी, सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन जीता था, बैटमैन। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया उसको मिलेगा 41%। सो 41% बैटमैन, देन आयरन मैन 27%, कैप्टन अमेरिका 19% एंड सुपरमैन 13%। ये इनका जीतने का प्रपोर्शन है। और देखो, जो जितना ज़्यादा परसेंटेज जिसका है उसको उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा। ये एंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है, सो डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे हम परसेंटेज को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे एंगल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इतना ही समझना है कि पाई डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। पाई डायग्राम प्रपोर्शन ऑफ थिंग्स इन द होल रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक कैटेगरी का कितना प्रपोर्शन है टोटल में, जिसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी डिवाइडेड बाय द टोटल और डिवाइडेड बाय द होल, मतलब फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये थे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स। हो सकता है आप लोगों को आते हो और हो सकता है कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हो जो आप लोग हमेशा नज़रअंदाज करते आए हो। बट अगेन स्टैटिस्टिक्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQ वाले, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान में रखना है, इसीलिए इतने बेसिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। थैंक यू।